ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है बेटा और स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। चले जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, हमारी आज पहली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की क्लास है और इस क्लास में क्या तारुफ तो आपका सबसे मेरा हुआ है कि नहीं? ओरिएंटेशन सेशन जिसने अटेंड की होगी। तो मेरा नाम शाजिर पराचा है और आईटीबी का आपका टीचर हूँ। बाकी सारी इंट्रोडक्शन आपको ओरिएंटेशन में मिल गया होगा। देखें, हमारी ये जो जर्नी है इसको ज़रा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं 2-3 मिनट के अंदर, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर ये वाली जो चीज़ें जो अभी डिस्कस की हैं बाद में करने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेजॉरिटी यहाँ पर कौन से लोग बैठे हैं, कॉमर्स के या साइंस के? साइंस के। साइंस वाले बच्चों को एक बात का बहुत ज़्यादा अफसोस रहता है कि उन्हें कॉमर्स की कोई भी चीज़ समझ नहीं आती कि बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें उन्हें एक हमेशा से अफसोस रहता है कि क्योंकि मैं साइंस का हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो पहली चीज़, इस माइंडसेट को थोड़ा सा ख़त्म कर दें। बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि कभी भी साइंस आपने पहली दफ़ा पढ़ी होगी तो वहाँ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो नहीं आती होंगी, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया और समझ आना शुरू हो गई। और अब इतनी समझ आने लगी कि कॉमर्स वालों को साइंस समझ नहीं आती लेकिन आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री समझ आ रही है। तो हर चीज में एक थोड़ा सा टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, हार्डवर्क लगती है चीज को अंडरस्टैंड करने में। वंस वो डेवलप हो जाए फिर कोई भी मसला नहीं होता। तो इनिशियल क्लासेस के अंदर थोड़ा सा इशू ये रहेगा, वर्ड्स के थोड़ा सोचना चाहिए। वैसे तो कोई भी इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी आए तो उस इशू को ओवरकम किस तरह करेंगे कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, डेवलप होते जाएंगे, चीजें समझ आना शुरू होंगी, उस तरह से हम इसमें ग्रिप आ जाएंगे। ठीक है जी। देखिए, हमारा जो आईटीबी का ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जो सब्जेक्ट है हमारा, जिसे हम PRC 5 कहते हैं, ये पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल काम, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। एक और मुसीबत वाली बात क्या है कि थ्योरी से मोस्टली बच्चों को क्या आती है, मौत आती है। यार थ्योरी पढ़ते नींद आ रही होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी के अलावा कुछ है ही नहीं। अब रोते हुए जिंदगी गुजार लो कि यार थ्योरी है, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मुझसे नहीं पढ़ी जाती, और फेल हो जाओ। या दिन में मिनिमम डेली बेसिस पे हाफ एन आवर दे के सुकून में आ जाओ कि आधा घंटा अगर दिन में दे दिया तो इसका मतलब यह है कि थ्योरी में दिल लगे या ना लगे, सिर्फ आधा घंटा ही देना है ना। और आधा घंटा दिल लगाने के लिए थोड़ी देना है। जो असाइनमेंट दिया, जो बात समझ नहीं आ रही, जो चीज रीड करनी है रीड की और आगे। दिल लगाना होता तो 2 घंटे बोलता, 1 घंटा बोलता, 3 घंटे बोलता। दिल नहीं लगाना है, काम की हद तक काम करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें एक बात पता है कि ज्यादा टाइम हम चाह के भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अभी है नहीं। जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे हम इसमें खुद खुद टाइम ऐड करना शुरू कर देंगे। वो आप खुद ऐड करेंगे, वो मैं नहीं कहूंगा। मैं बस ये कह रहा हूं दिन में आधा घंटा। अब वो आधा घंटा कैसे निकालते हो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, एक साथ आधा घंटा निकाल लो। ये अब आप पे, आपको देखना है कि कहाँ आपका मैक्सिमम बेस्ट जा सकता है। पहली बात हो गई। कितने चैप्टर है हमारे पास? 10 चैप्टर है इसमें। हमने ओरिएंटेशन में देखा था क्या फ्लो है पूरा, नहीं देखा तो आप देख लेंगे। आपका ये पूरा का पूरा पेपर बेस करता है MCQs।
और एमसीक्यूज पेपर का मतलब क्या होता है, एक सवाल आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा, और इस तरह करते करते आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई डिस्क्रिप्टिव चीज नहीं है, टाइप नहीं करना। लेकिन मुश्किल क्यों है, क्योंकि 4 में से कोई एक सही होना, और अगर कोई एक सही नहीं हुआ तो काम खराब हो सकता है। तो यहां तक ऐसी बातें दी कि क्या चीज, अच्छा हम इसको कैसे लेके चलेंगे। देखें, एक तो आप लोगों ने लाइव लेक्चर लेना है, लाइव क्लास अटेंड करनी है। अब होगा ये कि आपके बैच में बहुत से ऐसे बच्चे आएंगे जो कि आप 1-2 क्लासेस ले चुके होंगे और फिर बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो मैं आज की क्लास में ये बात कह देता हूं कि बेटा आप लेट सपोज ओरिएंटेशन में आए थे, लेकिन आप फिजिकल क्लास में नहीं आ पाए, उसके बाद आपने प्रीवियस चीजों को कवर करने में टाइम वेस्ट नहीं करना कि यार मेरा पहली क्लास में ऐसा मिस हुआ था, हो सकता है कि मैं आगे कुछ कंटिन्यूटी में चीज चल रही हो तो मैं मिस हो गया था, पहले मैं वो कवर करता हूं फिर मैं आगे आऊंगा। आज जो है उस पर काम कर लो, खुद ब खुद पीछे का हिस्सा कवर अपने वक्त पे हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास में रिवाइज करवाते हैं। फिजिकल क्लास लेनी है, हमारा एक बन रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप आईटीबी का अलग से। आप में से कोई बच्चा एक काम करे, सबके नंबर ले, और नंबर लेने के बाद ग्रुप बनाए, और बस ग्रुप किस लिए बनेगा, कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज हो वहां पूछने के लिए, थोड़ी बहुत तफरियां भी चल सकती हैं, लेकिन असल मकसद क्या है कि हम वहां पर जितना जलप होंगे चीजों को पूछने में, जो क्लास में नहीं पूछ सके, वो सारे बच्चों को एक मौका मिलेगा चीजों को अंडरस्टैंड करने का। तो ये 2 चीजें हो गई। फिर हमारे होंगे इंशाल्लाह वीकली टेस्ट। उससे फायदा क्या होगा कि जो चीज आपने पढ़ी है उसकी असेसमेंट जब सामने आएगी तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं यहाँ कमजोर हूँ, मुझे ये चीज करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से इनफ है ये सारी बातें, और कुछ ऐसा है नहीं कि मैं इसकी लंबी करूं। टॉपिक पे आ जाए, चलेंगे बिस्मिल्लाह करते हैं भाई टॉपिक के साथ। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है बेटा सही? ऑनलाइन वालों जरा एक बार बता दो, जो अभी तक हमने बातें की क्या आपको उसको समझने में कोई मसला आया? जल्दी से जरा चैट पे बता दें प्लीज। क्लियर है? बाकी भी सारे बता दें भाई, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन वालों को बेचारों को आवाज नहीं जा रही होती, वो फिर अफसोस करते हैं। तो जरा एक दफा ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से बता दें कि सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं। अच्छा जी, एक सवाल पहले बिजनेस ये वो सारी बातें करने से पहले हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। ये है मिस्टर अली, ठीक है? ये है मिस्टर अली, इसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। पहली ख्वाहिश क्या है, इसे घर खरीदना है, इसे कार खरीदनी है, इसे वेकेशंस पे जाना है, इसे कहाँ जाना है, अच्छा बिजनेस, या लेट सपोज ये अच्छी प्रॉपर्टी ओन करना चाहता है, अच्छे क्लब में मेंबर बनना चाहता है, क्लब का मेंबर बनना चाहता है, ये सारी इसकी ख्वाहिशात हैं। अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है बाहर जाके। ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ख्वाहिशात होती हैं, जरूरतें होती हैं। अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह उठना बैठना, अच्छे मोबाइल फोन यूज करना, गाड़ियों में घूमना, यही सारी चीजें हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें चाहिए क्या? क्या इसके बगैर ये मिस्टर अली इन सारी चीजों को अचीव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब ये बात कहने के लिए आपको कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं थी, साइंस वाला बच्चा भी बता सकता है भाई। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि ये साइंस वाला हूं तो मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा।
अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर अली जो है उसको अब क्या उसके जहन में आ गया कि यार मेरे सारे ऑब्जेक्टिव गोल्स तब पूरे होंगे जब मेरे पास क्या होगा, पैसा। अब पैसा कमाना है तो मेरे पास रास्ते कौन से होने चाहिए? या तो मैं जॉब करूंगा, या मैं बिजनेस करूंगा, या मैं चोरी करूंगा। चोरी करना सिखाया नहीं जा रहा, जॉब करना आप खुद सीख रहे हैं ये पढ़ाई के साथ साथ। बिजनेस का पेपर है तो हम क्या सीखेंगे कि बिजनेस करके पैसा कैसे कमाया जाता है। हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, बिजनेस करके पैसा कैसे कमाया जाता है। यानी अगर मैं बिजनेस करूंगा तो पैसे कैसे कमा सकूंगा, कोई बता सकता है? साइंस वाले बताएंगे मुझे। हाँ, काम करके। क्या काम करेगा बेटा बिजनेस में? एग्जाम्पल लेते हैं, जबरदस्त बात बोली, ये साइंस वालों ने बोली है बात। अब मिस्टर अली ने क्या किया, मिस्टर अली ने कहा कि यार एक काम करते हैं, जरा जेब खंगालते हैं, पैसे देखते हैं कितने। तो उसके पास निकली 1000 रुपए का कायदे आजम। ठीक है, इसने बोला एक काम करता हूं, मैं जाता हूं एक बेकरी, वहां पर मिले इसे अमजद भाई। अमजद भाई ने बोला अली बेटा कैसे आना हुआ? बोला ऐसा है कि मेरे पास 1000 रुपए पड़े हैं, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। बोला बेटा क्या खरीदेगा? बोले एक काम करो 6 केक दे दो, 6 वो दे दो अपना, क्या कहते हैं, पापे, पापे, और 6 क्या दे दो, चिकन पेटीज दे दो। ठीक है, क्योंकि अमजद भाई की जो दुकान थी वो थी अपना, वो कौन सा है, वो अमीरों की दुकान होती है, पाई इन द स्काई। सही है। अब पाई इन द स्काई के पेटीज वगैरह ले लिए, बिल बन गया कितना, 1000 रुपए का। बहुत महंगा था भाई। 6 पापे, 6 केक और 6 चिकन पेटीज। अब ये सारी चीजें जमा की, थैली में लेके गया। अच्छा देखो, 1000 रुपए पहले किसके पास थे? अली भाई के पास थे। अली भाई ने किसको दे दिए? बोला ये लो भाई अमजद भाई, ये 1000 रुपए आपके पास आ गए। तो अमजद भाई ने बोला बेटा ये लो, ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अमजद भाई कौन है? सप्लायर। आप कौन हैं? आपने चीज खरीदी तो आपने अमजद भाई को जो पैसे दिए वो आपके लिए क्या होंगे, कॉस्ट। जितने पे चीज खरीदी जाती है वो कॉस्ट कहलाती है। अब आपने क्या किया, ये सारी चीजें लेके आए, और लेके आने के बाद आपने यहाँ पर अपने पास एक छोटा सा स्टॉल बनाया हुआ था, उस पे सारी चीजें सजा के रख दी। अब आपके पास आया उबैद। उबैद ने कहा कि भाई ये सारी चीजें मुझे दे दो। अब अली के जहन में क्या अमाउंट चल रही होगी, 1000 या 1000 से ऊपर? अली ने बोला कि भाई देखो ये सारी चीजें ले लो, लेकिन आप मुझे इन सब के पे करना, लेट सपोज 1200। बोला ठीक है भाई 1200 लो। अब मैंने ये सारी चीजें इन्हें दे दी, और इन्होंने मुझे क्या दे दिया इसके बदले? अब ये कौन है, मेरे कस्टमर, और मैं इनका कौन हूं भाई? अब मैंने कहा कि भाई ये जो 1200 रुपए मुझे रिसीव हुए हैं, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू। बेच के जो पैसे मिले, या तो आप गुड्स बेचोगे या आप अपनी सर्विस बेचोगे, या गुड्स बेचोगे या सर्विस बेचोगे। बेच के जो पैसे कमाए जाएंगे वो रेवेन्यू कहलाएगा, सेल कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। जो सर्विस गुड्स बेच के पैसे कमाओगे वो रेवेन्यू कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। अब इसने क्या किया, रात को बैठा हुआ हिसाब करा,
और इसने कहा कि यार मैंने क्या किया, सुबह गया अमजद भाई के पास, 1000 रुपये लगाए, ये मेरी बन गई कॉस्ट, और मेरे पास उबैद ने चीजें खरीदी तो मेरे पास आ गया 1200 का रेवेन्यू। अब ये आ गया 200 का प्रॉफिट, जिसको मैं कहता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा क्यों कहा सर? यार मैं अमजद भाई के पास से आ रहा था तो मैंने 50 रुपए रिक्शे वाले को भी तो दिए, 50 रुपए रिक्शे वाले को भी दिए। अच्छा भाई, दिन में मुझे पानी की प्यास लगी थी तो मैंने 1 गिलास पानी भी पी लिया। फिर मैंने बोला कि यार भूख लगी है, बिस्किट ही खा लूं। ये सारे क्या हैं? एक्सपेंस। और अब कितना प्रॉफिट बच गया? ये बन गया। अब ये पूरा का पूरा 100 रुपए किसका हिस्सा है? ये पूरे के पूरे किसके पास जाएंगे? अमजद के पास, अली के पास जाएंगे। यानी अली ने 1000 रुपए लगा के 100 रुपए कमाए, 100 रुपए लगा के 1000 रुपए लगा के 100 रुपए कमाए। अब अली जो है थोड़ा सोचेगा, यार मैंने दिन में कुछ फजूल खर्चे किए, अगर मैं 20 रुपए का बिस्किट ना खाता तो यही मेरा प्रॉफिट जो 100 का है वो कितने का हो जाता? 120 का। अगर मैं पानी की बोतल ना मंगवाता, मैं ऐसे खुला पानी पी लेता तो 150 हो जाता। मैं पैदल आ जाता तो पूरा 200 हो जाता। अब लेट सपोज अली को ये बात पता चली कि मैं 1000 रुपए में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि 1000 रुपए की चीज 1200 की इसीलिए बिकी है क्योंकि क्वालिटी थी तब बिकी। तो इस 1000 रुपए में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, तो कहां करूंगा? एक्सपेंसेस में। क्या ये बात कॉमर्स और साइंस की थी? क्लियर हो गई बात? अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, मिस्टर अली ने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर अली ने ये जो बिजनेस स्टार्ट किया, ये स्टार्ट करने से पहले किसी से मदद ली पैसों की? किसी से मदद ली या पैसों की? अपने भाई के पास गए हो, अपने अब्बू के पास गए हो, किसी के पास गए हो, बैंक के पास, किसी से मदद ली? नहीं ली। इनका ये बिजनेस स्टार्ट करने से के पीछे मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना। सवाल का जवाब चाहिए सबसे। मिस्टर अली ने यहाँ प्रॉफिट कमाना शुरू किया तो क्या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या इन्होंने किसी से हेल्प ली? नहीं। जब किसी से हेल्प नहीं ली, किसी का इस 1000, अच्छा एक चीज का सवाल का जवाब दो साइंस वालों, अगर ये 1000 रुपए की चीज खरीदना चाहते लेकिन इनकी जेब में पड़े होते 500, और ये जाते और एक दोस्त से कहते कि यार मुझे 500 क्या दे दो उधार, और दोस्त कहता कि ये लो 500 रुपए, जाके ये चीज ले आते, अब इनको क्या करना पड़ता? उनको भी हिस्सा देना पड़ता, क्योंकि ये पूरा प्रॉफिट क्या मेरे हिस्से में आएगा? किसके हिस्से में है? कुछ उनके हिस्से में भी है कुछ, लेकिन अगर सारे पैसे मेरे ही लगे हुए तो मेरा ही है। तो एक इंडिविजुअल जब ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे कि उसके अलावा किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट ही ना की हो, उसके अलावा उस बिजनेस के कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता, उसके अलावा उस प्रॉफिट का किसी और को कोई ले ही नहीं सकता, तो ऐसे बंदे को बिजनेस में कहा जाता है ट्रेडर कह लो, प्रोप्राइटर कह लो। अकेला मालिक है, जरूरत ही नहीं है किसी की, किसी की भी जरूरत नहीं, अपना पैसा लगाया और काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। अब डेली इसका क्या होगा? अब अली की डेली एक्टिविटी क्या बन जाएगी? अली हर सुबह जाएगा, अमजद भाई को 1000 रुपए देगा,
चीजें लेगा, फिर बेचेगा। हो सकता है कि इसने पहले दिन 100 रुपए कमाया हो, अगले दिन ये अपने 20 रुपए के एक्सपेंस को कम करके 150 कमा ले, 130 हो जाए। इस तरह करते 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 उसके पास, लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं, इसके पास हर दिन 30 दिन तक 100 रुपए का ही प्रॉफिट बनता रहा, तो कितना प्रॉफिट महीने का हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। अली कहेगा यार 3000 का प्रॉफिट ना अब मजा नहीं दे रहा, अब बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेली जो भी चीज बेच रहा हूं, मैंने उसको 6 की क्वांटिटी पे क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है ना। 1000 रुपए में 6 पेटीज आएंगे, 6 केक आएंगे, 6 पापे आएंगे। यानी मैं हर दिन 1000 रुपए ले जाता हूं, उसकी चीज खरीदता हूं, बेचता हूं। अगर मुझे इस साइज को बढ़ाना है, इस क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 की जगह 2000 की चीज खरीदनी पड़ेगी, 1000 की जगह 3000 की चीज खरीदनी पड़ेगी, 1000 की जगह 5 दिन में 3000 की चीज खरीदूंगा। तो क्या जरूरी है कि सारी की सारी आइटम बिक जाए? यानी किसी दिन मुझे ये भी फेस करना पड़ेगा कि मैं तो देख रहा हूं कि भाई मैं कस्टमर आए जा रहा है, आए जा रहा है, लेकिन किसी दिन नहीं आया, तो हो सकता है कि मेरी उस दिन की प्रोडक्ट भी जाया हो जाए। तो जिस दिन उसको लॉस होगा, क्या उस लॉस पे उसका कोई हिस्सेदार होगा? वो खुद ही है अकेला, क्योंकि जब प्रॉफिट में बादशाह है तो लॉस में भी बादशाह बने। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसके पास, जरा यहाँ सोच के बताना, ये अब इसने एक स्टॉल बना लिया प्रॉपर, ये स्टॉल बन गया इसका। अब इस स्टॉल में समझना और मुझे सारे बच्चे मिलके जवाब देना। पहले मिस्टर अली क्या करता था, इसके पास एक कस्टमर आए और बोले भाई ये चीज देना, वो चीज निकाले, उसे शॉपर में डाल के पैक करके दे दे, पैसे ले ले। और अगर ये क्वांटिटी दिन में 10 हो जाए, तो क्या मिस्टर अली, दिन में 10 हो जाए, क्या मिस्टर अली इजीली संभाल सकेंगे? अबे दिन में 10 हो जाए, 1 घंटे में 10 नहीं, एक दिन में 10 कस्टमर आ जाएं, तो क्या आसानी से संभाल सकेगा मिस्टर अली? एक दिन में 50 हो जाएं, फिर भी संभाल लेगा। लेकिन अगर 1 घंटे में 50 हो जाए, इसका मतलब यह है कि बिजनेस जिस तरह ग्रो करता जाएगा, इस ओनर की कैपेसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। लिमिटेशन है ना उसकी, 1 घंटे में 50 लोग संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि सबको सिर्फ देना थोड़ी है चीज, उनसे पैसे भी लेने हैं, उनको ठीक तरीके से सर्व भी करना है, उनके ऑर्डर भी सुनने हैं। किसी कस्टमर की कोई शिकायत होगी, किसी कस्टमर को कोई पुरानी चीज लेके गया होगा, उसमें कोई मसला होगा, पूरी एक चेन चलती है ना। ऐसा तो नहीं हाँ आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, ऐसे तो कोई बिजनेस नहीं करता। हर कस्टमर को एटलीस्ट 3 से 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम तो देता है ना। फिर इसके बाद जब 1 घंटे में 50 हुआ, तो इसने कहा कि यार मेरी लिमिटेशन आ चुकी है। मेरी क्या आ चुकी है? लिमिटेशन। यार मैं अब, क्योंकि क्वांटम बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये जो सेल परचेज हो रहा है, इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका साइज इतना बढ़ चुका है कि अब मैं इसे अकेला संभाल नहीं सकता। अब मुझे यहां पर कौन चाहिए होगा? एक ऐसा इंसान जो क्या कर सके, जो मेरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसों की नहीं, डिसीजन मेकिंग की नहीं, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां हम एक मिस्टर अहमद को ले आते हैं। अब मिस्टर अहमद आए। अब मिस्टर अहमद का काम क्या है? मिस्टर अहमद को मिस्टर अली ने कहा कि देखो बेटा, एक ऐसा है कि आपकी ड्यूटी क्या होगी कि आप मेरे और कस्टमर के बीच में खड़े रहोगे। आप मेरे और कस्टमर के बीच में खड़े हैं,
कस्टमर आएगा डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं एक साथ सारे कस्टमर्स की आवाज सुनता हूं मेरे से काम करना नहीं होता। आप एक काम करेंगे, आप कस्टमर का ऑर्डर लेके मेरे पास आएंगे, क्योंकि सिर्फ आपकी आवाज, एक बंदे की आवाज आएगी तो मैं सुकून से बैठ के काम कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं होगी और मैं काम भी अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। आप ऑर्डर लेके आओगे, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप पैसे लेके आओगे, बकाया कोई पैसे है वो दूंगा, और इस तरह से हमारा सिस्टम चलता जाएगा। बात समझ आ गई? अब आपने क्या किया, मिस्टर अली और आपने मिलकर यहां जो बातचीत की, उसमें मिस्टर अली ने एक काम ये किया कि मिस्टर अली की बहुत सी ड्यूटीज थी। सुबह स्टॉल को खोलना, सफाई का करना, माल लाना, लगाना, कस्टमर को डील करना, पैसे लेके आना, सारी चीजों का काम किसके जिम्मे था? मिस्टर अली के, क्योंकि अकेला था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अहमद एक काम करो, तुम कस्टमर डील करोगे, आके सुबह दुकान खोलोगे, सफाई करोगे। तो हमने क्या किया, हमने टास्क एलोकेट कर दिया। जबरदस्त मेरे बच्चे। अब नया नया टास्क अगर किसी को मैं देना शुरू करूं, दे के भूल जाऊं? नहीं, तरीकेकार तो ये नहीं ना। टास्क दूंगा और टास्क देखने के बाद मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, बेटा सब सही चल रहा है, क्योंकि नया नया है ना टास्क। बेटा ऐसे सफाई नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे सफाई करनी चाहिए थी। बेटा कस्टमर से पहले ये नहीं पूछते, पहले ये पूछते। जरा मेरे सामने एक दफा, मैं एक काम करता हूं, मुझे देखो मैं कस्टमर कैसे डील कर रहा हूं, आप देखो मैंने कस्टमर से डील कैसे किया कि सर आपको क्या चाहिए, ये सारी बातें की। एक दो कस्टमर के साथ मैं खुद बात कर रहा हूं, वो देख रहा है। तीसरे चौथे कस्टमर को, बेटा अब मैं बात नहीं करूंगा, अब तुम बात करोगे, मैं देखूंगा। तो टास्क एलोकेट करके छोड़ना नहीं है, टास्क एलोकेट करके मुझे कोऑर्डिनेशन भी रखनी है और सुपरविजन भी रखनी है। जब कभी आप अपने कामों में से कोई काम किसी को देते हैं, जब कभी आप अपने कामों में से कोई काम करने का किसी को बोलते हैं, तो इसके पीछे पर्पस क्या होता है? काम का बेहतर करना या काम का बुरा करना? और बिजनेस इज ऑल अबाउट अर्निंग प्रॉफिट। तो सारा काम अगर खुद करना शुरू कर दिया, बिजनेस में कस्टमर तो आ रहे हैं लेकिन इवेंचुअली क्या होगा? लॉस, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई है, क्योंकि मैं हर कस्टमर को अच्छे तरीके से डील ही नहीं कर सकता। तो मुझे अपने कामों को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर करना। ऐसे अंदाज में काम करना कि आप अपने कामों को परफॉर्म भी कर सकें प्रोडक्टिविटी लेवल के लिहाज से भी, और वो काम करने के बाद आपको उसका रिटर्न भी अच्छा आना शुरू हो जाए। तो आखिर में जो हमने काम किया है मिस्टर अली, वो टास्क एलोकेशन, कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन। ये क्या है? ये कहलाता है स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर। यहां तक कोई मसला है मेरे बच्चों को? सब क्लियर? अच्छा जी, अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा, एक एक बंदा ऐड करता जाऊंगा, एक एक बंदा ऐड करता जाऊंगा। अब देखो मेरा बिजनेस है ना, फिर भी स्टॉल से आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, आप दुकान पे शिफ्ट करते हैं, बहुत स्टॉल स्टॉल हो गया, अब दुकान पे आते हैं। अब साथ में मुझे एक शॉप नजर आई, मैंने बोला यार ये शॉप कितने की है? बोला फला अमाउंट की है। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर अली क्या करेंगे? मिस्टर अली का क्या स्टेप होना चाहिए? खरीदने के लिए क्या स्टेप होना चाहिए? पैसे के लिए क्या स्टेप होना चाहिए? या तो अपना पैसा लगाएं, या लोन लें, या किसी को पार्टनर बना लें, यही है काम। या तो वो अपने घर जाएंगे, तिजोरी देखेंगे, जो पैसे इनके पास जमा हुए हैं वो सारे लेके आ गए, या अपने किसी दोस्त के पास चले गए, बैंक के पास चले गए और उनको बोले यार मुझे कुछ टाइम के लिए क्या दे दो, लोन दे दो, जैसे ही पे ऑफ कर सका मैं आपको पहले दे दूंगा। एक तरीकेकार बोरोविंग फंड जिसे कहते हैं। तीसरा तरीकाकार क्या हो गया?
किसी जानने वालों को कहा कि भाई अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो। यहां तक कोई मसला? साइंस कॉमर्स का कोई झगड़ा चल रहा है यहाँ पे? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक सोल ट्रेडर को अगर कभी जिंदगी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने पैसों की जरूरत को पूरा कैसे कर सकता है? अपनी पर्सनल सेविंग्स को बिजनेस में लगा सकता है, या फिर बिजनेस की कोई ना कोई सेविंग्स होंगी। देखो ना, प्रॉफिट को सेव किया जाता है बुरे वक्त के लिए। बुरे वक्त के लिए जो बिजनेस में कमाए, ये 3,000 रुपए जो मैंने कमाए हैं, मैंने कहा यार इसे संभाल के रखते हैं, कल को बुरा वक्त आएगा तो काम आएंगे। पर्सनल इनकम भी क्यों संभाल के रखते हैं? कल को बुरा वक्त आएगा तो हमने कहा पर्सनल सेविंग को भी ला सकते हैं, हम बिजनेस में ला सकते हैं क्योंकि बिजनेस को ग्रो करना है। बिजनेस की सेविंग को भी ला सकते हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं? बोरो भी कर सकते हैं फंड। और आखिरी ऑप्शन क्या है? पार्टनर बना सकते हैं। अगर मुझे एक बात बताओ, मैं अगर किसी से उधार मांगने चले जाता हूं, सुनना गौर से, जवाब देना। मैं अगर उधार मांगने चले जाता हूं तो मुझे कोई उधार किस तरह से देना पसंद करेगा? पहले तो पूछेगा भाई पर्पस क्या है उधार मांगने का। आप हमसे पैसे मांग रहे हो 10 लाख रुपए, पहले तो बताओ पर्पस क्या है। हमने कहा यार पर्पस है दुकान खरीदनी। अच्छा भाई, अच्छा ये बताओ कब तक वापस करोगे? मैं कहा यार 2 साल में, 1 साल में, अज्यूम करते हैं 1 साल। बोला अच्छा एक बात बताओ, मुझे इस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मैं भी तो कोई फायदे में रहूंगा तभी तो मैं पैसे दे रहा हूं ना उधार, और मेरा फायदा क्या है? इंटरेस्ट। मैंने बोला आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? बोला 10%। यानी जो लाख रुपए आपसे मैं 10 लाख रुपए आपसे लूंगा, उस पे मुझे आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 1 लाख। यानी 10 लाख के पैसों के अगेंस्ट मुझे 10 लाख तो देने ही देने हैं, और साथ में 1 लाख और भी देना है इंटरेस्ट का, यानी कि मुझे 11 लाख रुपए तक देना है, पे ऑफ करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पे ना कर सके तो देने वाला तो ये अपने आप को बचाएगा ना, यार किसी तरह मेरा रिस्क कम हो जाए। तो देने वाला बोल रहा है कि अगर ना दे सके तो मैं क्या करूंगा? अपनी कोई चीज बैंक में गिरवी रखवा दूंगा कि अगर मैं नहीं दे पाता तो आप एक काम करना, ये घर के कागजात हैं, गाड़ी के कागजात हैं, या ये मेरा गोल्ड पड़ा है, इसे मार्केट में बेचना, जो पैसे बनते हो आप रख लेना, और जो बच जाए मुझे दे देना। अगर पूरे के पूरे पैसे आप पे रिकवर हो रहे हैं तो आप सारे पैसे रख लेना। नहीं समझ आई बात? भाई आप अगर किसी को उधार देते हो तो अपने रिस्क को कवर करते हो ना। कैसे करोगे? सबसे पहले पूछो भाई चाहिए क्यों उधार, कब तक वापस करेगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, और अगर ना पे कर सका तो मुझे कैसे श्योरिटी आएगी कि भाई मैं सेफ हूं। तो आपने पहले अमाउंट बता दी, टाइम बता दिया, उसको फायदा देने के लिए रिटर्न डिसाइड कर लिया सालाना 10%, और उसके इस रिस्क को कम करने के लिए कि उसको इस बात का डर खत्म हो जाए कि अगर मैं पे नहीं कर सकूंगा तो उसको इसका डर ना लगे, तो मैं क्या करूंगा? कोई चीज को एज अ कोलेट्रल, कोलेट्रल कहते हैं गिरवी रखवा देना, मॉर्टगेज कहते हैं। मैंने घर के पेपर मॉर्टगेज करवा दिए, मैंने गाड़ी के पेपर मॉर्टगेज करवा दिए, मैंने गोल्ड मॉर्टगेज करा दिया। मैंने कहा अगर मैं पे ना कर सकूं, मेच्योरिटी पीरियड, मेच्योरिटी मतलब एक्सपायरी डेट, 1 जनवरी को मैंने एक अगर लोन लिया है तो 31 दिसंबर उसकी मेच्योरिटी डेट हो गई, एक्सपायरी डेट हो गई। तो उस दिन अगर मैं पे ना कर सकूं तो आपने क्या करना है? आपने वो गोल्ड जो आपके पास पड़ा है, गाड़ी जो आपके पास पड़ी है, घर जो आपके पास पड़ा है, इनमें से कोई भी चीज अगर मैंने आपको एज अ कोलेटरल रखवाई है, आप मार्केट जाओ, उसकी अमाउंट निकलवाओ, उसे सेल करो। लेट सपोज मुझे कितने पे करने थे? 11 लाख। गोल्ड बेचा 12 लाख का,
बैंक क्या करेगा, 11 लाख अपने पास रखेगा, 1 लाख रुपए मुझे वापस दे देगा। समझ आ रही है बात? कोई मसला है यहाँ पर? साइंस कॉमर्स का कोई मसला? ठीक चल रहा है सर। अब लेट सपोज यहां पर हम आते हैं और एक बात करते हैं कि भाई ऐसा है। अच्छा ऑनलाइन वालों जरा एक दफा बता दो बेटा, ऑनलाइन वाले भी एक दफा बता दे कि जो बातें हमने की वो क्या बेहतर तरीके से समझ आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वॉइस अटक गई हो? अच्छा जी, मिस्टर अली ने कहा कि यार मेरा एम क्या, बिजनेस को ग्रो करना। मेरा एम क्या है, बिजनेस को ग्रो करना। अब मैं ग्रो करता हूं, मैं एक काम करता हूं यार, मैं अकेला तो इतने पैसे ना लोन ले सकता हूं, मेरे पास ना सेविंग है, लेकिन मुझे बिजनेस बढ़ाना है। मेरा एक दोस्त है उमर, मैं उससे पूछ लेता हूं। उसने बोला ठीक है, बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? बोला तू कितने पैसे ला रहा है? मैंने बोला देख यार मैं पैसे ला रहा हूं, लेट्स सपोज एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए ले आता हूं, तू इतने लिया, मैं इतने ले आता हूं, हम दोनों मिलके लाते हैं। अब इसको छोटी सी हमने कहा यार 1-1 लाख रुपए ले आते हैं आसानी के लिए, क्योंकि अब हमने क्या करना है, बिजनेस को ग्रो करना है। 1-1 लाख रुपए दोनों ले आए। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ 1-1 लाख रुपए ला के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कहानी खत्म? हमने बात करनी है। अब क्या बात करेंगे? यार एक बात बता, अगर प्रॉफिट होता है तो तू कितना लेगा, मैं कितना लूंगा? अगर प्रॉफिट होता है तो आपके पास कितना जाएगा, मेरे पास कितना आएगा? तो अब शर्त क्या, तरीकेकार क्या है? या तो इक्वल चले जाए, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 25 तेरे 25 मेरे, 50,000 का लॉस हुआ, 25 का लॉस तेरा 25 का लॉस मेरा। और दूसरा क्या है कि हम जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द अमाउंट इन्वेस्टेड, कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर लेट सपोज मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और तूने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो मैं 1.5 लाख के अकॉर्डिंग का प्रॉफिट लूंगा और तू 1 लाख के अकॉर्डिंग का। लेकिन अगर लॉस हुआ तो इक्वल है। हाँ मैं कह रहा हूं ना, क्या मैं कह रहा हूं। शर्त क्या है? पहली सिंपल शर्त क्या थी? प्रॉफिट हो लॉस हो इक्वली। दूसरी शर्त, शर्त का मतलब दूसरी सर्कमस्टांसेस क्या हो सकती हैं कि प्रॉफिट हुआ तो एज पर दी कैपिटल इन्वेस्टेड, और अगर लॉस हुआ तो इक्वल करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जाहिर सी बात है, तू एक जगह पे मेरे से प्रॉफिट कम ले रहा है तो मैं तेरे को ये एडवांटेज भी तो दूं ना। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, कोई यहाँ लॉ कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों की आपस में। अच्छा भाई, बिजनेस में सिर्फ क्या एक ही काम होता है? नहीं, बिजनेस में तो मल्टीपल काम है। आज से ये 3 काम तू देखेगा, आज से 3 काम, आज से इन चीजों को तू संभालेगा, आज से इन चीजों को मैं संभालूंगा। मैं इसमें ये सारे काम करूंगा, तुम ये सारे काम करना। और बिजनेस के जो भी मेजर डिसीजन होंगे हम दोनों की इजाजत के बगैर पूरे नहीं होंगे। तो मिस्टर अली और मिस्टर उमर की जो यहाँ पार्टनरशिप हो रही है, इसको क्या कहेंगे? एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें 2 पार्टनर तमाम चीजों में क्या है, इन्वॉल्व है। अब वो चाहे बिजनेस के डिसीजन हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, बिजनेस की ड्यूटीज का पूरा करना हो,
बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवाइड करना, उस सारी चीजों में वो क्या है, बराबर है। जो भी फैसला कोई गलत लेगा दोनों पे क्या आएगा, इंपैक्ट आएगा। यहां तक बात में कोई मसला, सब सही चल रहा है। अब इनको देखते देखते एक और बंदे का दिल किया कि मैं भी क्या बनता हूं, पार्टनर बनता हूं। बोला अच्छा ठीक है। तो हम दोनों बैठे, अली बैठा, उमर बैठा और सामने फहीम था। बोले यार मैं भी पैसे पैसे इन्वेस्ट करने, मैं भी इन्वेस्ट कर लेता हूं। तो हमारे जहन में था कि ठीक है, आप कौन कौन से काम करोगे। लेट सपोज हमारे 8 काम थे पूरे बिजनेस में, 4 उसने ले लिए, उमर ने, 4 अली ने ले लिए। अब 3 में डिवाइड कैसे हो गए 8 काम, 2-2 करके, 3-3 कर, जो भी आपको समझ पड़ रही है। यहां तक सब साथ हो ना, कोई मसला तो नहीं चल रहा। फहीम बैठा, फहीम ने कहा देखो यार बात सारी ये है कि ना तो मुझे फाइनेंस संभालने आता है, ना मुझे एचआर संभालने आता है। अब ये सिर्फ मैं वर्ड लेना, हो सकता है बहुत से बच्चों को समझना है, तो अभी इसे समझना नहीं, बस उन टास्क को का नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं कहूं, अगर इसकी जगह ये कहता कि यार मुझे ना ये काम आता है ना ये काम आता है, तो ज्यादा समझने में मसला होता। आप ये कर, चलो और आसान कर लेते हैं। फहीम ने कहा ना मैं कस्टमर डील करना जानता हूं, ना मैं मार्केट जाके बेकरी से चीजें लाना मुझे पसंद है, ना मैं कस्टमर डील करूंगा, ना मैं मार्केट से जाके चीजें लाऊंगा, ना मैं काउंटर पे बैठ के चीजों को सेल करूंगा। तो भाई तू करेगा क्या। मैंने बोला कि यार सिर्फ मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जब मेरा नाम शामिल होगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा नाम है, मेरा जब नाम शामिल होगा तो वही काफी है। अच्छा भाई तू बहुत बड़ा है, ये भी तरीकेकार है ना पार्टनरशिप का, कि सिर्फ नाम मेरा चलेगा, काम आप लोग करोगे। पैसा मैं लगा रहा हूं, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा, मैं कोई भी ऑपरेशन में किसी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, सिर्फ पैसे लगाए हैं और नाम दिया है अपना, कि देखने वालों को क्या लगे कि फहीम भी अब क्या है, इस बिजनेस का पार्टनर है, क्योंकि फहीम का इतना गुडविल है तो इसके बिजनेस जो जिनके साथ कर रहा है उनका भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। केस 1, केस 2, केस 1, केस 2। केस 2 क्या है कि यहां फहीम कहता है कि यार देखो मुझे कोई काम नहीं आता सिवाय मार्केटिंग करने के, मुझे कोई काम नहीं आता सिवाय मार्केटिंग के, मैं मार्केटिंग में चीता हूं। तो बोला ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई काम नहीं आता तो अगर बाकी कामों में कोई लॉस होता है तो क्या उसूलन फहीम को वो लॉस बियर करना चाहिए। सवाल सुनना और फिर जवाब देना। फहीम ने पार्टनर बनने से पहले कह दिया, सिनारियो 1 में भी और सिनारियो 2 में भी, कि भाई मैं बिजनेस का कोई डिसीजन नहीं लूंगा, मैं बिजनेस में तुम लोग काम कैसे करते हो उस पर मैं कोई बातें नहीं करूंगा, मैंने बस पैसा लगाया है, मुझे मेरा रिटर्न दो और मेरा नाम इस्तेमाल करो, खत्म हो गई बात। सिनारियो 2 में भी क्या किया, फहीम ने बोला कि भाई मैं सिर्फ मार्केटिंग का काम जानता हूं, मुझे नहीं पता कि तुम ग्राहकों को कैसे डील करते हो, मार्केट से किस क्वालिटी का काम लाते हो, तुम किस तरह से कस्टमर को बेचते हो, तुम्हारी काउंटर की सेल किस तरह से है, मुझे इन किसी भी कामों में कोई गर्ज नहीं है सिवाय मार्केटिंग करने की। अब इन दोनों सिनारियों में बिजनेस को लॉस होता है, तो क्या फहीम तमाम लॉस का इक्वल रिस्पॉन्सिबल है या फिर उतनी अमाउंट का रिस्पॉन्सिबल है जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी। रिपीट कर रहा हूं सिनारियो, गौर से समझ के आंसर देना। दोनों सिनारियो में रिपीट कर रहा हूं शुरू से सिनारियो, क्या मतलब है। सिनारियो 1 में फहीम ने क्या कहा, पैसे ले लो, मेरा नाम लो, ना किसी डिसीजन मेकिंग की मीटिंग में मैं आऊंगा, तुम ऑपरेशन कैसे करते हो मुझे नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम, मुझे बस क्या देना, रिटर्न।
दूसरे सिनारियो में क्या कहा, मुझे कोई काम करना नहीं आता सिवाय मार्केटिंग के। इन दोनों सिनारियो में फहीम ने खुद को क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। फायदा होते वक्त भी रिस्ट्रिक्ट किया, नुकसान होते वक्त भी रिस्ट्रिक्ट किया। अगर इस सिचुएशन में बिजनेस को लॉस होता है तो फहीम को कितना लॉस होगा, पूरा का पूरा, या फिर जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किए सिर्फ उसी का? क्योंकि फहीम ने जब अपने फायदे को रिस्ट्रिक्ट किया तो उसूलन उसका लॉस भी रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। समझ आ रही बात? जितना फायदा रिस्ट्रिक्ट करोगे उतना लॉस भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और लॉस कितना रिस्ट्रिक्ट करोगे कि जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, फहीम ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और नुकसान होता है 6 लाख रुपए का, तो भाई मेरा हिस्से में कितना लॉस है, सिर्फ 2 लाख का। मैं वो नहीं मांगता, तुम जानो, बाकी का लॉस तुम्हारा काम जाना है। मैं कितना सिर्फ बे करूंगा, 2 लाख का, क्योंकि अगर मैं फायदा भी होता तो 2 लाख से ज्यादा ले ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने बिजनेस में खुद के रिटर्न को भी क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। तो मैं अपने लॉस को भी क्या करूंगा। यानी मेरे बच्चों, जब फहीम आया तो फहीम ने इस पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में एंटर होते वक्त खुद के डिसीजंस को, खुद के प्रॉफिट को और लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसलिए मैं इस पार्टनरशिप को नाम दूंगा लिमिटेड। अब अगर बिजनेस को सुनना, अगर बिजनेस को 6 लाख रुपए का नुकसान होता है, अगर बिजनेस को 6 लाख रुपए का नुकसान होता है और सारे बंदे बाहर बिजनेस के खड़े हैं और ये 3 लोग अंदर बैठे हैं, तो फहीम क्या बोल के निकलेगा, भाई देखो मैं कितने लाया था, 2 लाख लाया था, मैं ये 2 लाख तुमसे नहीं मांग रहा, बाहर निकल गया। क्योंकि वो ज्यादा कितना ही लॉस बेयर कर सकता था, 2 लाख का बेयर कर सकता, क्योंकि वो बोल के आया था ना कि मैं ज्यादा लॉस ही बेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा फायदा भी तो नहीं ले रहा। मैं बिजनेस के हर डिसीजन में थोड़ी तुम्हारे साथ बैठता था। अगर तुम क्वालिटी का माल नहीं ला रहे और उसमें तुम्हारा कस्टमर तुम्हें गालियां सुना रहे तो मेरा थोड़ी कसूर है, मेरा डिसीजन थोड़ी है। तुम अगर अपनी प्राइसेस को सही नहीं रखते तो कस्टमर तुम्हें बुरा भला करता है, मेरा थोड़ी कसूर है। मेरा ताल्लुक क्या है, मार्केटिंग। हाँ, अगर उसकी वजह से तुम्हारा कोई काम खराब हो रहा है तो मुझे बताओ, और अगर हो भी रहा है तो मैं मानता हूं ना कि अगर मेरी वजह से कोई चीज खराब होगी तो उसका लॉस बेयर करूंगा, लेकिन कितना, जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ज्यादा नहीं। क्लियर हो रही है बात? कोई मसला तो नहीं है यहाँ पर, साइंस कॉमर्स का कोई तजाद तो नहीं आया हुआ। अभी तक तो हमने साइंस कॉमर्स वाली बातें ही नहीं की। अभी तो हमने ये बात की है कि भाई एक बंदा कितना लॉस बेयर करेगा, जितना, भाई एक बंदे को कितना नुकसान होना चाहिए, जितना उसने गंदा काम किया है। बहुत गंदे काम किया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, कम गंदे काम किया तो कम नुकसान होगा। अब अंदर कौन बैठा है, अली और उमर। अब जो पैसे मांगने वाले थे वो आ गए, उन्हें बोला भाई पैसे लाओ। उन्हें बोला देखो एक काम करते हैं, बिजनेस में सारी चीजें पड़ी हैं, टेबल है, कुर्सी है, एसी है, इसे बेचते हैं और पैसे पूरे करो। तो 6 लाख की अमाउंट में से वो गरीब 2 लाख रुपए देके शार्ट हो गया, कितने बच गए, टेबल कुर्सियां पंखे वंखे सब बिक गए। अब भी कितने रहते हैं, 2 लाख रुपए। अब भी कितने रहते हैं, 2 लाख रुपए। अब अली और उमर ने कहा एक काम करते हैं, आप लोग आ जाओ हमारे घर, घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे बेच के क्या हो सकता है, हम आपका लोन उतार सकते हैं। जब कभी आप अपना लोन, जब कभी आप अपना लोन अपने घर के एसेट्स को बेच के भी उतार रहे हो, ऐसी लायबिलिटी को कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी को क्या कहा जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कि यार इतनी लायबिलिटी इंपॉर्टेंट हो गई है पे ऑफ करना कि अब मुझे मजबूरन कहां करना जाना पड़ रहा है, घर के एसेट्स को बेचना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी पार्टनरशिप में
इस पूरी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी किन दोनों की थी? अली और उमर की। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ किसकी थी? तो हम यहां कहेंगे कि जनरल पार्टनर्स हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करते हैं और लिमिटेड पार्टनर्स हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी पे होते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो जी बेटा। बिल्कुल फहीम आया किस लिए था बेटा? इन्वेस्टमेंट करने आया था। वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ उसूल लाया था कि मैं इन्वेस्टमेंट ही किससे किससे रिलेट करूंगा? मार्केटिंग से रिलेट। अब वो वहां से जा चुका, अब उसका कोई बिजनेस से कंसर्न होगा? आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो आप टीचर से इंटरेक्ट भी करोगे, कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप उनसे पूछोगे भी। हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे कि बेटा क्लास में क्यों नहीं आ रहे। वंस अगर आप यहाँ से पास आउट होके चले गए, क्या हमारा आपका फिर इंटरेक्शन उस तरह से लेगा जो अभी है? नहीं है ना। तो इंटरेक्शन जरूर रहेगा लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जस्ट इंटरेक्शन होगी। कोई सवाल? 10 मिनट का यहाँ लो ब्रेक। बिल्कुल ऐसे ठीक। यहाँ ले 10 मिनट का ब्रेक, 45 पे आ जाए। 35 हो रहे हैं, 45 पे सारे आ जाए। और कोई बच्चे
अच्छा जी, ऐसा है कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या क्या पढ़ा। ब्रेक में जाने से पहले हमने ये देखा कि एक इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा विश लिस्ट है। उस विश लिस्ट को पूरा करने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। पैसे पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उसे क्या चीज चाहिए? कोई ऐसा रूट चाहिए जिससे पैसे कमाए जा सके। जॉब, चोरी और बिजनेस। तो हमने कहा बिजनेस बेहतर है। हमने कहा बिजनेस में एक बंदा किस तरह से पैसे कमा सकता है, तो आप सबने कहा प्रॉफिट से। प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? चीजों को खरीदो मार्केट से और बेच दो, उसमें अपने पैसे थोड़े रख के कमाते रहो। यही तरीकेकार है। फिर इसके बाद हम आए कि भाई जो कमा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसमें पूरा का पूरा अगर हम अपने पैसे ही लगा रहे हैं और कोई हमारे साथ ओनरशिप में शरीक नहीं है, ओनरशिप में अगर हमारे साथ कोई, देखो दो चीजें, एक है दो तरह की डिसीजन मेकिंग है बेटा। एक है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग और एक है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये बिजनेस में, ये जैसे मिसाल के तौर पे पहले आप एक ही प्रोडक्ट बेचा करते थे, अब किसी ने मशवरा दिया कि अब से प्रोडक्ट ए के साथ साथ प्रोडक्ट बी भी बेचा जाएगा। तो जो बंदा आपको ये मशवरा दे रहा है, पहली बात वो उस लेवल का होना जरूरी है। एम्प्लॉय तो नहीं दे सकता ना कि आप एक काम करो, प्रोडक्ट ए की जगह प्रोडक्ट बी भी बेचना। उसकी कौन सुनेगा? उसका ताल्लुक सिर्फ कहां तक है कि सर मैं प्रोडक्ट ए बेचते हुए ये काम करता था, प्रोडक्ट बी बेचते हुए अगर मैं ये काम कर लूं तो हम आसानी से बेच लेंगे, यही बात करेगा वो आपसे। लेकिन आपको ये बात पे तो नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता कि नहीं आप सर प्रोडक्ट ए ही बेचो, बी बेचो ही नहीं। तो कोई शख्स अगर वो अपने पास इतनी इन्फ्लुएंस रखता है जिससे डिसीजन मेकिंग, बिजनेस की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट आ सकता है, तो वो सिर्फ कौन सी कैटेगरी हो सकती है? ओनर्स की कैटेगरी हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। हमने कहा दो तरह की डिसीजन मेकिंग है। पहली, अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम में मैं किस तरह से अपनी अप्रोच रखूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज पढ़ाना था, इस पढ़ाने में मैं कौन सा चैप्टर आज पढ़ाता हूं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं, नहीं करवा, इसका फैसला किसके हाथ में था? मेरे। क्या ये सब्जेक्ट सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगा या कोई और भी मेरे साथ पढ़ाएगा, इसका फैसला क्या मैं ले सकता हूं? इसका मतलब ऑपरेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेवल जो वो डिसीजन मेकिंग है वो मेरे हाथ पे नहीं है। वो किसके हाथ में? यहाँ के ओनर्स के पास, वो फैसला करेंगे। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई जब आप सोल ट्रेडर बिजनेस होते हो और आप जब अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने मातहत यानी एम्प्लॉइज में, तो आप उन्हें डिसीजन मेकिंग तो देते हो, लेकिन सिर्फ कौन सी डिसीजन मेकिंग? काम करने की हद तक वाली, बिजनेस को चलाने वाली नहीं। बिजनेस में काम करने की डिसीजन मेकिंग। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक कस्टमर को देख रहे थे, आप डील कर रहे हो, एक और कस्टमर आ गया, अब उस कस्टमर को स्टे करवा के आप उसी कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, इसका फैसला कौन लेगा? आप। आपके ओनर ने कहा कि भाई यार तूने उसको रुकवा दिया, इसको डील करता रहा। बोला सर वो मेरा पुराना जानने वाला कस्टमर है, अगर मैंने उसे 5 मिनट वेट भी करा दिया तो उसे इस बात का पता है कि मैं उसे आगे 10 मिनट ज्यादा दे दूंगा। कस्टमर टू कस्टमर मेंटेन है ना। अगर मैंने इसे 5 मिनट वेट करा दिया तो उसे पता है कि मैं इसे 10 मिनट भी ज्यादा दूंगा और इसे चाय भी पिलाऊंगा और इससे गप्पे भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ताल्लुक बन चुका है। लेकिन ये मेरा आज फर्स्ट टाइम ये कस्टमर आया था, तो इसके दिल में ये बात देना कि मैं प्रायोरिटी रखता हूं, तो मैंने उसको क्या किया? ये डिसीजन लेने का हक आपको दे दिया गया। तो ये डिसीजन क्या बिजनेस के चलाने का हक है
या बिजनेस में काम करने का, ऑपरेशनल है। तो सोल ट्रेडर में जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने लोअर स्टाफ में या एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग तो देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फाइनेंस संभालता था, मैं बिजनेसमैन था, मैं फाइनेंस भी देखता था। मैंने बोला यार बेटा अब से फाइनेंस कौन देखेगा, आप। मैंने ऐसे काम दे दिया, अब काम और बेहतर होता गया। मैंने बोला बेटा अब आप एक काम करो, आप सारा काम खुद नहीं करो, आप इन्हें भी अपने साथ काम पे रख लो, आप आ जाओ सुपरविजन लेवल पे, और वो क्या आ जाएगा, ऑपरेशन लेवल पे, और मैं बिल्कुल क्या आ गया, मैनेजमेंट के लेवल पे। रोल चेक कर रहे हो, काम करने वाला, सिर्फ काम करने वाला, काम कर भी सकता है लेकिन कर नहीं रहा, इसकी जगह क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं, ये कहलाता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या कहलाता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। काम करने वाला ऑपरेशनल, काम कर सकता है लेकिन काम देख रहा है, जहां जरूरत पड़ेगी खुद आ जाएगा, बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। टेक्टिकल, और मैं कौन हूं, स्ट्रेटेजिक। वापस रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशनल, सुपरवाइजर, टेक्टिकल हो गया, और स्ट्रेटेजिकल, स्ट्रेटेजीज देख रहा हूं। क्लियर है यहां पे। अब एक और चीज, मैंने कहा बेटा अगर वो सही काम ना करे ना तो उसे डांट भी सकते हो, उसे डांट भी सकते हो, और अच्छा काम करने पे शाबाशी भी दे सकते हो। अब इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने बोला, अब इसने कहा उस बंदे को, सुनिएगा बात, इसने उस बंदे के अच्छे काम करने पे कहा कि अब से तेरी तनख्वाह 5,000 रुपए बढ़ा दी जाए। क्या ये बढ़ा सकता है? क्यों? जब तक मैं अप्रूव नहीं करूं, हाँ शाबाशी देने को बोला है मगर तनख्वाह बढ़ाने का थोड़ी बोला है हमने। शाबाशी दे, अपने जेब से 500 रुपए निकाल कर दे तो बात बने। मेरी जेब से क्यों 5,000 रुपए निकलवा रहा है भाई हर महीने के? तो कहने का मकसद है कि डिसीजन मेकिंग तो है। मिसाल के तौर पे, सर आज मुझे जल्दी जाना है, मेरा एग्जाम है, इस डिसीजन मेकिंग का हक इसे दे दिया गया क्योंकि वो इसके अंडर काम करने वाला है, उसे पता है इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे करवा सकते हैं। तो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से कम टाइम बचा है। आखिरी का कुछ पोर्शन हम रखेंगे पूरी क्लास को रिवाइज करने पे और आपके जो सवाल है उस पर। तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, जितना पढ़ा उसको समराइज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें कि जो अभी बातें की वो ठीक तरीके से समझ आई कि नहीं। ऑनलाइन वालों, सुपरवाइजर और स्ट्रेटेजी। देखो बेटा, काम करने वाला ऑपरेशनल, काम करवाने वाला सुपरवाइजर जिसे हम कहते हैं टेक्टिकल, और काम संभालने वाला स्ट्रेटेजिक, या काम कैसे कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक। अभी सिर्फ हिंट दिए क्योंकि आगे इसकी डिटेल पढ़ने वाले। तो अगर सबको ये क्लियर है तो अब हम आते हैं रैप अप करने की तरफ। देखो पहले क्या था कि मैं क्या करता था, बुक से चैप्टर को लिंक करवाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बुक जिस अंदाज में लिखी गई है, अगर मैं उस तरीके से समझाने लगूं तो बहुत सी बातें कॉमर्स वालों को समझ आएंगी, बहुत सी बातें साइंस वालों को समझ आएंगी ही नहीं, क्योंकि हम जो अल्फाज यहां बोल रहे होंगे वो कॉमर्स वालों ने आज से पहले सुने लेकिन साइंस वालों ने सुने नहीं है।
तो क्योंकि हम सबको साइमल्टेनियसली साथ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बुक का क्या किया है, बिल्कुल एक अलग तरीके से। कोई बच्चा अभी बुक ना पढ़ना शुरू कर देना। हालांकि मैं हर क्लास में बुक रिकमेंड पहले करता हूं, लेकिन ये फर्स्ट बैच होगा जिसमें मैं बुक रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। मैं बुक को अपने अंदाज में नोट्स फॉर्म में मैं दे रहा हूं आपको। आज की क्लास खत्म हुई, जो चीजें आपने पढ़ी हैं इसका नोट आपको मिल जाएगा। आज की क्लास की समरी नोट आपको मिल जाएंगे। आपने बस क्या रखना है, मिसाल के तौर पे आईटीबी क्लास में आए थे, आप सबके माइंड 0% थे, पता नहीं था कुछ। तो सबसे पहले आपके माइंड में आया बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सोल ट्रेडर क्या होता है, सोल ट्रेडर में पार्टनरशिप क्या होता है, लिमिटेड पार्टनर क्या है, जनरल पार्टनर क्या है, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, टेक्टिकल। 15 बातें आ गई। अब आप घर जाके इन 15 बातों को करोगे रिवाइज। अगर किसी ने आज का आधा घंटा नहीं लगाया तो अगली क्लास सैटरडे को होगी, तो वो अपने साथ हो सकता है 15 बातों में से 3 बातें यहां लेके आ रहा होगा। और एक बच्चा है जो अगर आधा घंटा दिन में दे रहा है, क्योंकि 15 बातों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है 10 मिनट में सारी बातें पढ़ लो। तो अगर 10 मिनट डेली देता हुआ आ रहा है सैटरडे तक, तो अपने साथ जब इस रूम में एंटर होगा तो 15 बातों के साथ एंटर होगा। और हम हर क्लास का स्टार्ट प्रीवियस क्लास के रिवीजन पे करेंगे। तो जो बच्चा अगर 3 बातें भी लेके आया है तो पहले उसे 15 बातें पढ़ाई जाएंगी, रिकॉल होंगी, ओके की रिपोर्ट होगी। 7 मिनट के बाद फिर हम आज का ऑपरेशन, जो आज का ऑब्जेक्टिव है, मैं हर दफा आप लोगों को वीकली बता दिया करूंगा कि हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था, इस क्लास का ये है, इस क्लास का ये है, ताकि जब किसी दिन कोई क्लास मिस करो तो आपको पता हो कि आपने लॉस कहां किया है। बात क्लियर है? और कोई भी बच्चा ये बात ना समझे कि लेट सपोज आज अगर मैंने छुट्टी की है तो मैं कल की क्लास नहीं लेता, सबसे पहले क्या कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग। तो ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वंस आप अगर रिकॉर्डिंग के डिलेमा में चले गए, वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाए। रिकॉर्डिंग कब देखनी है, कैसे देखनी है, मैं बताऊंगा। पूरा आईटीबी कैसे पढ़ना है, जो गाइडेंस है वो मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा, आपने बस फॉलो करना है। सोचो कि आईटीबी को खुद से कैसे पढ़ना है, ये सोचना कर दो बंद। बस ब्लाइंड फॉलो करते रहो, पेपर भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा और बहुत सी चीजें समझ भी आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो मेक श्योर कि आपने सिर्फ फॉलो करना है बेस्ट देके। क्लियर है बात? एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और एक ट्रस्ट के साथ फीमेल्स ने नंबर दिया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे थोड़ा सा है ना माहौल खराब हो। ज्यादा डिटेल में मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए, सब समझ चुके हैं। तो बड़े एहतियात के साथ चीजों को रखें। मैं जिंदा हूं, कोई मसला है मुझसे पूछ लें, इंटरेक्ट करना है फेस टू फेस परमिशन लेके, कहीं किसी की कोई कंप्लेन ना आए, बाकी आप बेहतर समझ। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। ग्रुप पे मस्तियां भी होंगी, पढ़ाई भी होगी, एक दूसरे की बजाई भी जाएगी, आप सब मेरी भी बजाओगे, मैं आप लोगों की। लेकिन किसी को यहाँ नीचा दिखाना मकसद नहीं होगा, किसी को हर्ट करना नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक पूरी जर्नी लेके चलनी है, जब तक अच्छी झलक नहीं होगा तब तक हम लेके नहीं चल सकते। क्लियर है यहां तक बात? अब कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछ लें। और आखिर के 10 मिनट हमारे पास रह गए हैं, 10-15 मिनट, सवा पे ऑफ है ना हमारा, तो जरा आखिर के 10-15 मिनट आप जो पूछना चाहें पूछ लें, वरना हम अपनी क्लास को यहां पर ऑफ करते हैं। 5 मिनट दे रहा हूं, जो बातें समझ नहीं आई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और आप लोग भी, जो टर्म समझ नहीं आई वो जरा आप बता दें।
जी बेटा, एक इंसेंटिव आपस में एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए कि यार ऑल दो मैंने इन्वेस्ट उससे ज्यादा किया है, लेकिन क्योंकि तू एक जगह प्रॉफिट कम ले रहा है तो तू इतना बेयर क्यों कर रहा है, मैं इस तरीके से इक्वली। तो ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड होता है हमेशा। टीचिंग वाली एग्जांपल में मैंने क्या बताया, टीचिंग वाली देखें, फैब बैच शुरू होना चाहिए कि नहीं, कौन फैसला लेगा, ओनर। कौन पढ़ाएगा, कौन फैसला लेगा, ओनर। क्लास डेली बेसिस पे कौन कंडक्ट करेगा, टीचर। कौन सा टीचर, वही डिसाइड करेंगे। वंस सब चीजें हो गई, क्लास में आज क्या पढ़ाना है कौन डिसाइड करेगा, तो ये ऑपरेशनल पे आ गया। और मैं ही क्योंकि यहां पर सुपरवाइजर भी हूं तो मैं टेक्टिकल भी आ गया। तो यहां सिर्फ दो लोग हैं। हाँ, अगर मेरा कोई कोऑर्डिनेटर होता जिसको जाके मैं रिपोर्ट करता कि हाँ भाई आज मैंने ये पढ़ाया, तो मैं आ जाता ऑपरेशनल पे। जो मेरा कोऑर्डिनेटर है वो, क्योंकि कोऑर्डिनेटर नहीं है तो मैं ही सब हूं अब। और अगर ये इंस्टीट्यूट ही मेरा होता और मैं ही, तो मैं तीनों खुद ही होता। तो सोल ट्रेडर में जब बिजनेस इनिशिएट किया जाता है तो मैनेजमेंट के तीनों लेवल आप ही होते हो। स्ट्रेटेजी भी आप बनाते हो, अपने काम को सुपरवाइज भी खुद करते हो और काम भी खुद कर रहे होते हो। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में एम्प्लॉयज ऐड होना शुरू हुए, आपका रोल आ जाता है सिर्फ स्ट्रेटेजी पे। कारोबार बढ़ाएं कैसे, कारोबार चलाने वालों को अलग रखो, चलाने वालों को संभालने वाले अलग रखो, और मैं बिजनेस को चला और संभाल रहा हूं मैं अलग रहूंगा। क्योंकि अगर मैंने उनके लेवल का काम करना शुरू कर दिया तो मैं दिन भर रोता रहूंगा, और उनको इतने कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको मैं अपना काम दे दूं। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ता है, जो काम आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता वही काम आपने जिंदगी में करना है, और जो काम आपसे बेहतर 10 लोग कर सकते हैं वो काम आपने करना छोड़ देना। जो काम आपसे बेहतर सब कर सकते हैं आप वो काम करना छोड़ें, और जो आपसे बेहतर कर कोई नहीं सकता वो काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक बहुत बड़ी उम्र के बाद जाके, बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद ये पता चलता है कि साला हम कर क्या सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। ये ऐसे नहीं पता चलता। अक्सर लोगों ने ये कहा है, मैं भी ये कह रहा हूं कि बेटा वो काम करो जो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब आपकी जो उम्र है, जो आपका माइंड है, उसमें तो किसी के बाप को भी नहीं पता कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। आप ट्राई करोगे, गिरोगे, आगे बढ़ोगे, समझ आएगा ए बी। एक उम्र के बाद पता चलेगा अच्छा मैं तो शायद ये काम करने के लिए पैदा हुआ था। और अगर इस उम्र में पता करना है, सोल्यूशन तो कोई ना कोई बात का होना चाहिए ना। अगर इस उम्र में पता करना है कि आप कौन सा काम सबसे बेस्ट कर सकते हो, तो एक तरीका है पता करने का, वो ये है कि दिन में ना कोई एक ऐसा काम जरूर है जिसके लिए ना आपको प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, ना आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ना आप टाइम देखते हो, ना आप सामने वाले की आपको जब वो काम करने का मौका मिलता है ना आप पागल हो जाते हो और आप वो काम करना शुरू कर देते। अब वो कोई भी काम हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे आप कहीं भी कोई ऐसी चीज देखते हो, ये नहीं देखते कि सामने कौन है क्या है, मोबाइल से फोटो निकाल के खींचना शुरू करते। बच्चे हैं ना आजकल, ब्लॉग ये वो, ये सारी चीजों को फिर हम लिंक करते हैं ना यहाँ से। अब टीचिंग एक ऐसी चीज है
कि मुझे कोई रात में ही पूछते मैं टीचिंग करता हूँ, मुझे कोई प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं, मतलब ये एक इनबिल्ट चीज है। तो ऐसे आप लोगों में भी कोई जैसे होता है ना, कोई ऐसी फेवरेट डिश होती है कि रात में लात मार के भी उठाए, हाँ ये यार था तो आप रेडी, हाँ दे यार क्या है। तो समझो वो काम भी कुछ इसी तरह का कि रात में भी उठा के आपको बोल दिया जाए ना यार ये कर सकते हो, आप बोला हाँ रेडी है। जैसे बकरा ईद में लड़के होते हैं मंडी जाने के ख्वार, अभी हो क्या है, वापिस चलना है, क्योंकि इतना शौक है ना, क्रिकेट के शौकीन पूरा दिन खेलने के बाद भी कोई मिल जाता है, चल भाई खेल लेते हैं, पबजी वाले, ठीक है। तो हर किसी का कोई ना कोई एक ऐसी चीज पे शौक होता है, ऐसा पागलपन होता है कि यार उससे फिर टाइम नहीं दिखता, उससे बस ये दिखता है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो आपने बस ये, इसमें भी टाइम लगता है, फौरन से नहीं पता चलता, 10-12 दिन आपको सोचना पड़ता है यार मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूं जिसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, जिसके लिए मुझे खुद को मनाना नहीं पड़ता, साला अंदर से आता है और हर दफा मैं उसमें खुद ही इंप्रूव हो रहा हूं। वो कौन सा काम है बेगर्ती के अलावा? ठीक है, स्ट्रक्चर वाली बात फिर से रिपीट कर देते हैं। बेटा स्ट्रक्चर कहते हैं काम को इस अंदाज में परफॉर्म करना कि जिससे हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़े। सारा काम खुद कर लिया तो ये दोनों लूज कर जाऊंगा, लेकिन सारा काम खुद नहीं किया, अपने काम में से कुछ काम ए को दे दिया, कुछ काम बी को दे दिया, कुछ काम सी को दे दिया और कुछ काम अपने पास रखा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो स्ट्रक्चर करने को कहते हैं काम को मुनज्जम करना, ऐसे पैटर्नाइज करना, ऐसे सिंक्रोनाइज करना, ऐसे सीक्वेंस में लाना जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए, ग्रोथ भी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए। और ये सब बढ़ाने का मकसद क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ना। क्या अब ये बात समझ आ गई फिजा?